नमस्कार, मैं रविश कुमार। देर से ही सही, कई बार कोई काम ठीक भी हो जाता है। 16 जुलाई को दिल्ली में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक बुलाई गई तो संख्या के हिसाब से तो 11वीं बैठक थी, मगर हुई 10 साल बाद। पिछली बार केंद्र और राज्यों के मुख्यमंत्री दिसंबर 2006 में मिले थे इस परिषद के तहत। इससे आप समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों ही अंतर्राज्यीय परिषद को लेकर कितने गंभीर हैं। जबकि बैठक में जिस तरह से खुलकर बातें हुई, उससे लगता है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को मजबूत करने के लिए कितना जरूरी और गंभीर मंच है ये। भारत के संविधान के आर्टिकल 263 में लिखा है कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हो। ये कोई स्थायी संस्था नहीं है। जब भी राष्ट्रपति को लगे कि यह जनता के लिए जरूरी होगा तो इसका गठन कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री से मनोनीत कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री इसके सदस्य होते हैं। परिषद राज्यों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। बैठक के दौरान केंद्र के सामने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो बातें कही हैं, उससे अंदाजा होता है कि राज्य और केंद्र के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है। सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहिए या टीम इंडिया कहिए, इन खूबसूरत नारों से अलग हकीकत कुछ और है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातों में जमीन आसमान का अंतर बता रहा था कि कई राज्यों का केंद्र के प्रति राजनीतिक अविश्वास कितना गहरा है। कुछ के असंतोष का आधार आर्थिक था और कुछ का अन्य नीतिगत। इस बैठक में मुख्यमंत्री की कही कुछ बातों को यहां रखना चाहता हूं ताकि पता चले कि राज्यों के पास केंद्र को लेकर क्या शिकायतें हैं, अपेक्षाएं हैं और केंद्र राज्यों से क्या चाहता है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तरफ से पनीरसेल्वम ने उनका भाषण पढ़ा और कहा कि एनडीए का सहकारी संघवाद का नारा खोखला रह जाएगा अगर राज्यों को समुचित शक्तियां और वित्तीय संसाधन नहीं दिए गए। एक सशक्त केंद्र सशक्त राज्यों से ही बन सकता है। सहकारी संघवाद देश भर के राज्यों में एक जैसे प्रशासनिक तरीके लागू करने का बहाना नहीं होना चाहिए। जयललिता की टिप्पणी से अंदाजा मिल सकता है कि राज्य केंद्र से क्या चाहते हैं और केंद्र के टीम इंडिया की बात को लेकर उनका अनुभव कैसा है। यह भी कहा गया कि केंद्र लगातार राज्यों की सूची से विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल रहा है। जैसे शिक्षा को राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। केंद्र को शिक्षा के मामले में राज्यों को अधिकार वापस करना चाहिए, तमिलनाडु का कहना है। तमिलनाडु ने यह भी महसूस किया कि केंद्र राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का अतिक्रमण कर रहा है। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भी तमिलनाडु का कहना है कि यहां चर्चा तो होती है मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती। इस संस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आपने 10 साल बाद अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया है तो आपने ही राज्यों से पूछा तक नहीं कि एजेंडा क्या होना चाहिए। योजना आयोग में हमें बोलने का मौका मिलता था मगर वो खत्म हो गया है। नीति आयोग में भी हम एक बार बैठक में हिस्सा लेते हैं, वे हमारी नहीं सुनते। नीति आयोग में कुछ भी नहीं है। पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार है, वहां के उप मुख्यमंत्री को भी केंद्र से तमाम शिकायतें रहीं। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि राज्यों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई है, राज्यों को और ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। बादल ने भी कहा कि केंद्र संविधान की भावना और प्रस्तावों के खिलाफ राज्यों के अधिकार और इकबाल अथॉरिटी पर कब्जा कर रहा है। सबकी आम राय है कि सत्ता के केंद्रीकरण का ट्रेंड बना हुआ है। जाहिर है यह बदलाव एक दिन का तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा प्रधानमंत्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और टीम इंडिया का नारा देते हैं, उससे लगता है कि राज्यों को अधिकार दिए जाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है। बीजेपी 14वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को अधिक फंड दिए जाने की बात तो करती है मगर राज्य इसे पर्याप्त नहीं समझते। उनकी शिकायत है कि वित्तीय संसाधन के बंटवारे को लेकर जस की तस स्थिति है। राज्य अपनी बात सिर्फ वित्तीय संसाधन को लेकर ही नहीं कह रहे बल्कि अन्य विषयों के बारे में भी कह रहे हैं कि उनके अधिकारों पर हमला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को मिलने वाले फायदे कम कर दिए हैं, लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा आवाज उठी राज्यपाल के खिलाफ। अगर आप सभी मुख्यमंत्रियों के भाषण से अलग अलग तथ्यों को लेकर राज्यपाल की छवि बनाएं तो कुछ इस तरह की बनेगी जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। उनकी बातों से लगा कि राज्यपाल राज्यों में केंद्र की तरफ से लगाया जाने वाला कोई सीसीटीवी कैमरा है जिसका काम है मुख्यमंत्री के दफ्तर में कौन मिलने आ रहा है, कौन वहां से निकलकर उनसे मिलने आ रहा है, इन सब का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करना और उसकी सीसीडी केंद्र को भेजना राज्यपाल का काम रह गया है। हाल के कई मामलों में विधायक अपनी सरकार और नेता से नाराजगी और अविश्वास की चिट्ठियां राज्यपाल को भी लिखते रहे हैं और राज्यपाल स्वीकार भी करते रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राज्यपाल नामक सीसीटीवी कैमरे से साफ साफ कहा है कि वो केंद्र का एजेंट नहीं है, कर्मचारी नहीं है। लिहाजा मुख्यमंत्रियों को लगता है कि यह सीसीटीवी कैमरा उनके कमरों में, राज्यों में कुछ ज्यादा ही दखल देने लगा है, इसलिए इस सीसीटीवी कैमरे को हटा देना चाहिए ताकि मुख्यमंत्रियों को लगे कि वे किसी की निगरानी में नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक इसे हटाया नहीं जाता, इसके लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछकर इसे लगाया जाए। जयललिता ने कहा कि राज्यपाल नाम के सीसीटीवी को महाभियोग के बाद ही हटाया जाना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति की प्रशंसा या मर्जी से। नीतीश ने कहा कि जब लगा ही रहे हैं तो कैमरे का रिमोट मुख्यमंत्री के पास हो और यह राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और परामर्श से काम करे। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने और कोर्ट में इसे गलत साबित होने के बाद कई राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने की धारा 356 को लेकर काफी आशंकित दिखे, खासकर गैर भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्री। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र द्वारा राज्यों के अतिक्रमण का सवाल नहीं उठाया। आखिर वो अपनी ही केंद्र सरकार से कैसे कह सकते थे कि राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। लगता है बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरूरत है। कट्टरवाद को रोकने के लिए कई कदम उठाने होंगे। राज्य और केंद्र के बीच रियल टाइम में खुफिया सूचनाओं की साझेदारी होनी चाहिए। हो सकता है कि अखबारों ने भाजपा विरोधी दलों की, सरकारों के मुख्यमंत्रियों की शिकायतों को ही ज्यादा रिपोर्ट किया, वरना जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है उससे यही लगता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को ना तो नीति आयोग से दिक्कत है, ना उन्हें किसी मामले में फंड मिलने से दिक्कत है, ना ही उन्हें राज्यों की सूची के विषय को समवर्ती सूची में डालने से कोई दिक्कत है। समवर्ती सूची का मतलब यह हुआ कि उस मामले में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, मगर संसद ने बना दिया कानून तो उसका बनाया हुआ कानून मान्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जो कहा कि 14वें वित्त आयोग के कारण केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से 42% हो गई है। 2015-16 में राज्यों को केंद्र से 2014-15 की तुलना में 21% अधिक राशि मिली है। कोयला खदानों की नीलामी से राज्यों को आने वाले वर्षों में करीब 3.5 लाख करोड़ की राशि मिलेगी, 3,35,000 करोड़। जो भी राज्य केरोसिन की खपत में कमी करेगा, उसकी सब्सिडी का 75% हिस्सा केंद्र उसे वापस लौटाएगा। प्रधानमंत्री यानी केंद्र की बात कुछ और, मुख्यमंत्री यानी राज्यों की बात की दिशा कहीं और। प्रधानमंत्री ने धारा 356 के बेजा इस्तेमाल, राष्ट्रपति शासन को लेकर राज्यों की आशंका को लेकर कुछ नहीं कहा। यह जरूर कहा कि खुले माहौल में चर्चा हो और सभी अपना सुझाव दें। इस बैठक को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना का प्रतीक बता रहे थे। कई राज्य इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के पालन नहीं होने पर सवाल उठा रहे थे। 10 साल बाद यह बैठक हो रही है, स्वागत योग्य कदम तो था ही, लेकिन बैठक हो रही थी उसी दिन अरुणाचल प्रदेश में एक राज्यपाल की करतूत के खिलाफ फिर से वापस बर्खास्त सरकार बहाल हो रही थी। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ केसी त्यागी साहब हैं, राज्यसभा सांसद जेडीयू के, और पीडीटी आचार्य साहब हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के। त्यागी साहब, आप इस राय के हैं और मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के नीतीश कुमार ने भी कहा कि राज्यपाल का सिस्टम ही समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन जो मैं संविधान की किताब देख रहा था वो एक लिंक है और केंद्र राज्यपाल के जरिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करता है कि राज्यों में संविधान का लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा उसके अन्य कार्य हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप इस मत के हैं कि राज्यपाल ही हटा देना चाहिए, तो फिर आप सुझाव दीजिए कि केंद्र अपने दायित्वों का पालन कैसे करेगा। तो क्या राष्ट्रपति को भी हटा देना चाहिए? देखिए, हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने भी किसी समय ये सवाल उठाया था कि कॉलोनियल पद है, ब्रिटिश शासन काल का राज्यों को गवर्न करने का इसके जरिए एक माध्यम था। 1967 से लेकर के और अभी अरुणाचल तक लगभग 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका राज्यों में, और इसमें 50 से ज्यादा बार गवर्नर ने बहुमत के मुख्यमंत्री के आदेश की या सुझाव की अनदेखी के खिलाफ भी कार्य किए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी जस्टिस शीतलवाद के नेतृत्व में बनी है, उसने भी कहा है कि गवर्नर ऐसे लोगों को बनाया जाए जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं एक्सपोज्ड ना हो। जाहिर है किसी भी आदमी का पॉलिटिकल कमिटमेंट होगा, लेकिन वो नैरो माइंडेडली एक्सपोज्ड ना हो। यहां पर ऐसे गवर्नर बने हैं जिनको अदालतों ने, जिनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए। मैं आपके मंच पे, चूंकि मैं राज्यसभा में बोल चुका हूं, वहां एक्सपंज हो जाता है, यहाँ स्वतंत्रता एक्सपंज नहीं होती। रामलाल जी का उदाहरण है,
जो संयुक्त आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, उनके खिलाफ कोर्ट ने टिप्पणियां की थी। डॉक्टर चेन्ना रेड्डी थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ कोर्ट ने टिप्पणियां की थी। फिर उनको आपने क्यों बनाया? एक बात बताइए सर कि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अनुभव वाले लोग भी राज्यपाल बनाए जाते हैं जो सीधे राजनीतिक अनुभव से नहीं आते हैं, वो लोग भी जाके वही काम करते हैं जो राजनीतिक वाले करते हैं। तो कौन सा कैटेगरी, कहां से आदमी लाया जाए? ये जो योग्य आदमी है वो किधर से लाया जाए? किसी इसकी पैदाइश क्या किसी शून्य में होती है? या तो हम राज्यपाल की संस्था ना होने की बात करें, जो मुख्यमंत्री ने कहा है बिहार के, आचार्य जी है ना, जो मुख्यमंत्री ने कहा, या तो हम उस दिशा की तरफ बढ़ें, या फिर अगर हम ये लें कि कोई राजनीतिक व्यक्ति ना हो मगर योग्य हो, तो वो योग्य भी तो यही काम कर सकता है। नहीं, वो तो कर ही रहा है। उत्तराखंड में वो तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी ऐसी आशंकाएं व्यक्त की थी और उन्होंने तब भी कहा था कि पॉलिटिकल आदमी को मत बनाओ। लेकिन ये सारी परंपराएं कांग्रेस के ही शासन काल में ध्वस्त होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। और जो रिटायर्ड कांग्रेस के नेता थे, या जिन्हें जॉब की तलाश थी, या जो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए थे, या कुछ को कंपनसेट करना था, उनको गवर्नर बनाने का। कुछ लोग इसलिए भी राज्यपाल बनते हैं कि राजभवन का लॉन अच्छा होता है, लॉन भी अच्छा है, चीजों को सोफा सेट अच्छा होता है, एक दो गवर्नर ने एक खूबसूरत सा एडीसी पीछे खड़ा रहता है, ये सब अच्छा लगता है सर। आप लोगों को अच्छा लगता है, आपकी बिरादरी को, कि ये कॉलोनियल पोस्ट है। और कई अवसरों पर आचार्य जी मेरी बात को तायद करेंगे, मुझे राजभवन का गेट अच्छा लगता है बड़ा। कई जगह बाथरूम भी अच्छे बन गए। अच्छा, शायद आप नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं गया नहीं किसी राजभवन में, बिहार के हैं तो किसी राजभवन में नहीं गया हूँ। हाँ, खैर, तो कई जगहों पर ऐसी परंपराएं डली ने इनके गवर्नर्स के जरिए। और ये मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि ये कॉलोनियल पोस्ट है, और ये तामझाम किस लिए? इवन गांधी जी तो राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति। तो मुझे बताइए ना कि राज्यपाल अगर नहीं रहेगा तो जो काम राज्यपाल को दिया गया है वो कौन करेगा? देखिए, बिना इसको सोचे हुए हम राज्यपाल को कैसे हटा सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कई मौकों पर राज्यपाल की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। सिर्फ शपथ दिलाना राज्यपाल का काम नहीं होता, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो व्यापम घोटाले में अपने और अपने परिवार को शामिल करना क्या गवर्नर का काम होता है? अब तो राज्यपालों पर यह भी आरोप लग गए। पंजाब के अंदर पंजाब हाई कोर्ट ने वहां के गवर्नर के खिलाफ रूलिंग दे रखी है कि आप विश्वविद्यालय के अंदर कैसे वाइस चांसलर नियुक्त करेंगे पैसे लेकर के। व्यापम में जो गवर्नर महोदय हैं वहां के, उन पर आरोप लग चुके हैं, स्थापित हो रहे हैं, और उनका बेटा खुदकुशी करके मर गया। तो जो राजनेताओं के काम थे वो गवर्नर के यहां भी होने लगे। तो अब ये कोई होली नेम नहीं बचा, मेरा ये कहना है। दूसरा, ऐसा पहली बार हुआ, इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, क्या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बाईपास करके लोकसभा का जो सत्र है उसको प्रीपोन कर सकते हैं? क्या 60 साल में कभी ऐसा हुआ जैसे अरुणाचल के गवर्नर ने किया? क्या, चूंकि सेक्रेटरी जनरल बैठे मेरे बराबर में, क्या श्री प्रणब मुखर्जी को ये अधिकार नहीं संविधान ने दिया है? वो ठीक है, वो नहीं, वो लोकसभा का एजेंडा था। राज्यपाल साहब को डांट भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनकी अपनी नैतिक समस्या है, पर डांट भी तो पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एजेंट नहीं। पर आचार्य साहब, क्या आप इस राय के हैं कि राज्यपाल संस्था को हटा देना चाहिए? जिन बुराइयों को त्यागी जी ने, जिन बुराइयों की तरफ इशारा किया कि अब ये लाइलाज बीमारी है, इसलिए इस संस्था को ही खत्म करो। देखिए, मैं त्यागी जी से सहमत हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा हो रही थी, तो उस वक्त कई तरह के ओपिनियंस आए थे। और उसमें एक तरह से आम जो राय थी वो ये थी कि जो गवर्नर बनेगा, गवर्नर तो रहेगा, गवर्नर जो आदमी बनाया जाता है वो पॉलिटिक्स के बाहर होना चाहिए, मतलब बाहर से लेना चाहिए। पॉलिटिशियंस नहीं होना चाहिए, तो बाहर से कोई एकेडमिक फील्ड में हो या इस तरह के बड़े स्टेचर वाले लोगों को गवर्नर बनाना चाहिए। क्योंकि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एग्जॉल्टेड पोजीशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और इसलिए जो पॉलिटिक्स में है, एक्टिव हो या पैसिव हो, जो भी हो, उनको इसमें रखना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इसके जस्ट ऑपोजिट हुआ है। पॉलिटिशियंस को ही मोस्टली, और फिर जैसे आपने कहा कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को बनाया गया है। अब सवाल ये है कि ये गवर्नर का जो पोस्ट है वो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए।
ये चर्चा समय समय पर हमारे देश में चली है। और अभी आप जिक्र कर रहे थे त्यागी जी के स्टेट के मतलब चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, इन्होंने भी कहा है और कई चीफ मिनिस्टरों ने असल में कहा है कि गवर्नर का पोस्ट अबॉलिश करना चाहिए। लेकिन मेरा जो विचार है वो ये है कि हमारा जो फेडरेशन है, इंडिया का जो फेडरेशन है, ये पूर्ण रूप से फेडरेशन नहीं है। इसमें यूनिटरी फीचर्स काफ़ी है। इसमें सेंटर जो है काफ़ी पावरफुल है। देखिए ना, दो तीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की ओर मैं जरा इशारा करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आर्टिकल 257 में ये कहा गया है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो डायरेक्शंस हैं, ये इसका पालन को सुनिश्चित करना स्टेट का काम है। मतलब सेंट्रल का जो डायरेक्शंस वगैरह है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका पालन करना स्टेट का दायित्व है। और फिर सेंटर का दायित्व यह है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह वगैरह, ताकि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन चले। और फिर जैसे सब जानते हैं आर्टिकल 356 जिसकी का जिक्र त्यागी जी ने किया है, उसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है उस वक्त प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। अब ये सब जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। जब गवर्नर के पद के बारे में हम उसकी समीक्षा करते हैं तो ये जो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्टेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिर गवर्नर कौन है? गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है? वो एक तरह से जैसे आपने कहा कि लिंक है। अब कोई तो सुनिश्चित करने के लिए तो होना चाहिए कि क्या ये काम चीफ जस्टिस कर सकते हैं जो त्यागी जी कह रहे हैं? नहीं, चीफ जस्टिस का काम कुछ और होता है ना। चीफ जस्टिस तो जुडिशरी का आदमी है। जुडिशरी, ये तो जुडिशरी इसमें तो आता नहीं है। जुडिशरी का काम डायरेक्टली ये तो नहीं हो सकता। जुडिशरी तो डिसाइड करता है कि गवर्नर ने ठीक किया है या गवर्नमेंट ने ठीक किया है, वो सारी चीजें वो वही करते हैं, उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकते वो। लेकिन गवर्नर का जो पोस्ट है वो पोस्ट मेरे ख्याल से रहना चाहिए। लेकिन अभी हमने जो देखा है पिछले 60 सालों में, ये आर्टिकल 356 का कितना दुरुपयोग हुआ है। और अभी आपने इसके बारे में जिक्र भी किया है अरुणाचल प्रदेश में और फिर उत्तराखंड में वगैरह जो हुआ है। लेकिन आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने इतना सीवियर स्ट्रिक्चर पास किया है उस गवर्नरों के बारे में, गवर्नर ये जो अरुणाचल के गवर्नर के बारे में। तो अब ये इससे ऑफ कोर्स एक बात साफ हो जाती है कि गवर्नर का जो पोजीशन है उसका दुरुपयोग काफी हुआ है। लेकिन इसको दुरुस्त करना जरूरी है, ये मेरा अपना हटाने की बजाय इसको ठीक करना, इसको ठीक करना। आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, कई राज्यपाल हैं जो ऐसी ऐसी बातें ट्वीट करते हैं। पहले तो राज्यपाल बोला नहीं करते थे, कम मौके पे। कई राज्यपाल हैं, तथागत जी हैं, वो किस तरह के बातें ट्वीट करते हैं, राजनीतिक वो एक नई चीज है। वो नई चीज शुरू हो गई, हमने अभी तक देखा नहीं था इस तरह की जो ट्वीट वगैरह जो होता है। लेकिन उसमें मेरा ये कहना है कि जो अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका प्रोविजन है उसके मुताबिक वो ही कंटिन्यूज टू होल्ड दिस पोजीशन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहे तब तक वो इसको रखेंगे। ये एक प्रोविजन है, वरना 5 साल का है। लेकिन 5 साल के अंदर कोई ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं है, ये स्टेबल नहीं है 5 साल का। उसके पहले अगर इनको लगा कि इसको हटाना चाहिए वो हटा सकते हैं। सेंट्रल प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। हाँ, ठीक है, वही है। तो मेरे ख्याल से तो हर वक्त गवर्नर को फिर दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। मेरे ख्याल से गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है ये फिक्स टेन्योर 5 साल। लेकिन ये प्रेशर वाला मामला मेरे ख्याल से त्यागी जी अगर टेन्योर फिक्स कर दें, जैसे पुंछी कमीशन में है और जयललिता ने भी कहा कि हटाने के लिए महाभियोग जैसी स्थिति हो, तो अगर उसका पद सुरक्षित कर दें तो ये हम कैसे गारंटी कर सकते हैं कि जो राजनीतिक व्यक्ति या जो राज्यपाल राजनीतिक फैसले ले रहा है वो नहीं करेगा कल को तो वो और भी करने लगेगा, क्योंकि उसका पद सुरक्षित है।
फिर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं राज्यपालों के बारे में, वो फिर एक तरह से औपचारिकताएं बन के रह जाएंगी। अभी भी हैं औपचारिकताएं, दिक्कत लेकिन क्या तब हो भी। गई है रवीश जी, जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमारी इच्छाएं, मंशाएं, आरोप प्रत्यारोप अलग होते हैं। जब हम विपक्ष से बाहर आते हैं, सरकार में होते हैं, तो हमारा आचरण फिर वैसे हो जाता है। मुझको याद है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी वगैरह वगैरह वगैरह, हम सब लोग 50 साल तक कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि ये राज्यों के मामले में गवर्नर से दखल कराते हैं, मेजोरिटी को माइनॉरिटी में बदलते हैं, वगैरह वगैरह। अब वही सारे काम, जिस काम को श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे, कमला जी जो राज्यपाल थी उनके व्यवहार स्वभाव को लेकर के आरोप लगाते थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के आरोप लगाते थे, इवन जीएसटी पर जो उन्होंने अपनी राय रखी थी, अब हर चीजों पर उनकी राय अलग है। क्या जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो धरने पर बैठे, मुझको याद है जब बूटा सिंह जी ने शपथ ग्रहण नहीं कराया था बहुमत होते हुए, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुमत से भी 25 एमएलए ज्यादा आडवाणी जी के नेतृत्व में धरने पर आकर के बैठे हैं। उसी पार्टी का प्रधानमंत्री के यहां इस तरह के आचरण होंगे, ये हमें उम्मीद नहीं है। कल्याण सिंह जी को हटाया जब रमेश भंडारी ने, तो 2 बस भर के हवाई जहाज की आती हैं यहां पर, अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठते हैं। एक गवर्नर को तो जरूर सस्पेंड ठीक किया है, वो कल्याण सिंह जी थे, जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बारे में एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हम इसको नहीं नुकसान, लेकिन उसी दौरान मध्य प्रदेश में जो सरकार बर्खास्त हुई थी, हाँ जी, उसको कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। कई मौके हो चुके। वो ठीक अच्छा, है। इसमें रवीश में एक चीज आप जरूर शेयर करना चाहूंगा। आप बताए नहीं कि अगर राज्यपाल नहीं होगा तो दूसरी क्या व्यवस्था होगी। उस पर देखिए, बहस क्योंकि हो, संविधान में लिखा है, उस पर बहस हो, वो पद है, उस पर पद पर बैठे लोग आचरण संविधान सम्मत नहीं कर रहे हैं, तो ये काम देखना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का है, जो इन फैसलों को पढ़ते हुए लगता है कि शायद वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी राजनीति का, अगर गवर्नर का पद आवश्यक है तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं जस्टिस शीतलवाद की, आप उनको लागू कीजिए। इसमें तो आपकी क्या है तो बता दीजिए, 2-4 पॉइंट में तो बता दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी की जो रिपोर्ट है, एक तो वो ये है कि गवर्नर के पद से हटने के बाद आप कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। यहां पर तो गवर्नर से हटने के बाद लोग मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर चिन्ना रेड्डी के उदाहरण है। नंबर 1, सार्वजनिक जीवन में राजनीति करते होकर रिटायर होकर के कंपनसेशन के नाम पर कोई आदमी गवर्नर नहीं बनेगा। जैसे बीजेपी ने सारे के सारे बना रखे, केसीनाथ त्रिपाठी तो बीजेपी कहेगी जैसे कांग्रेस ने सारे के उन्होंने भी गलत कर रखा था। दिक्कत क्या होगी कि जो जो गलतियां कांग्रेस ने की हम भी करेंगे। ये जो सिंड्रोम है, ये जो माइंड इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें कैसी कैसी ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं। 1982 में श्रीमती गांधी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से नाराज होकर के उनकी मेजोरिटी की गवर्नमेंट जो थी, उनके रिश्तेदार जीएम शाह के जरिए बनवा दी पपिट गवर्नमेंट वहां पे। ये इंसर्जेंसी कश्मीर में उसी दिन की देन है जब एक इलेक्टेड, कश्मीर तो एक अलग नेशनलिटी होगी ना, सब नेशनलिटी होगी। आपने वहां पर भी ये काम कर दिया, तो कश्मीरी जनता को लगा कि नहीं, ये दिल्ली हमारे जो है उसके खिलाफ है वजूद के, तो वहां सब नेशनलिटी के आधार पर जो आज क्राइसिस, उसकी एक बड़ी वजह ये पंजाब की इंसर्जेंसी। 4 बार आपने अकालियों की सरकार बहुमत में होते हुए बर्खास्त कर दी, तो उसके बाद ही फिर वो आया ना आनंद प्रस्ताव प्रस्ताव, जिसमें केंद्र की सरकार को, राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो आप खाली राज्य की सरकार को बर्खास्त नहीं करते, यू आर चैलेंजिंग द सब नेशनलिटी ऑफ द नेशन। डीएमके का क्या विवाद था, जो उसने तो अन्ना दुरई ने तो अपनी मैनिफेस्टो में लिख दिया था। पर आचार्य साहब मुझे ये बताइए कि ठीक है, हटाने की प्रक्रिया को अगर हम मुश्किल कर दें कि प्रधानमंत्री की प्रिय पात्र जब नहीं रहेंगे या राष्ट्रपति के प्रिय पात्र नहीं रहेंगे, जिसका मतलब मंत्रिमंडल के प्रिय पात्र नहीं रहेंगे, तो हटा दिए जाएंगे। बनाने की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जी? ये जैसे योग्य, जैसे लोकपाल के समय भी मैं सुनता था कि कोई ऐसा काबिल आदमी होगा जो उसमें आ जाएगा, तो जिसकी मोरालिटी पॉलिटिकल मोरालिटी से ऊपर होगी, पॉलिटिकल कंपल्शन से ऊपर होगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति पर हमारे राजनीतिक दलों में साहस नहीं है कि वो भरोसा कर सकते हैं। वो कमजोर दिल वाले लोग हैं, वो चिल्लाते माइक पे भले ज्यादा हैं, मतलब हमारे बगल में बैठे हैं त्यागी जी, लेकिन वो कमजोर दिल वाले लोग हैं।
वो संस्था, और हमारे देश की जनता समझती नहीं कि कोई संस्था कितना महत्वपूर्ण है, उस पर कोई दल किस तरह से हाथ डाल रहा है, ये उसके लिए वोट देने के समय ये उसका सवाल नहीं होता। तो इसलिए ये लोग 100 बार राष्ट्रपति शासन लगा के बच के निकले। पर आप जरा बताइए कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे दर्शकों को भी सोचने में मदद मिले कि हाँ, ये हो तो एक बेहतर राज्यपाल आ सकता है। देखिए ना, हमारे जो उदाहरण रहे हैं, गवर्नर के जो उदाहरण रहे हैं, वो तो इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि एक सिस्टम बना ले, जैसे अपॉइंटमेंट में जो कुछ तो क्राइटेरिया रखे हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, वो सारा ऐसे ही छोड़ रखा है वो, और उसके आधार पर अब गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो भी होम मिनिस्ट्री जो प्रपोजल देते हैं वो प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। असल में गवर्नर्स का भी अपॉइंटमेंट के लिए कोई एक सिस्टम, कोई एक कमेटी या इस तरह की मैकेनिज्म होना चाहिए। अब कई चीज़ों में हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं आजकल, बड़े बड़े जो पदों पर कुछ है ना, ये क्या नाम, जैसे TRAI, रेगुलेटरी हाँ, बॉडीज वो के सारी चीजें हैं। हाँ, उसमें इस तरह के अब 2-3 बना सकते हैं, जैसे लोगों का, चुनाव आयोग की नियुक्ति का की एक इस प्रक्रिया तरह का है। एक मैकेनिज्म अगर बनाए तो पहले एक सिस्टम बनाना चाहिए, है ना। तो उसके बाद, नहीं तो हर आदमी को ठीक करके रिफॉर्म करके हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो तो होगा नहीं। लेकिन एक सिस्टम बना ले तो मेरे ख्याल से उस सिस्टम से जो गुजरेगा वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, पहले से ठीक रहेगा, पहले से ठीक रहेगा। ये मेरा विचार है। पर अब नीतीश कुमार ने एक बात कही कि वो मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के परामर्श से काम करे, ठीक है। अब ये भी उस स्ट्रक्चर को बदलने जैसा है। एक तो आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, और एक आप कह रहे हैं कि जब हो तो वो मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल के परामर्श से काम करे, जबकि उसकी कल्पना इस बात पे है कि वो केंद्र का एजेंट है, एक तरह से लिंक है केंद्र का। तो अगर राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नीचे कर दिया जाए या उसके बाध्य कर दिया जाए तो फिर तो उसकी पूरी हैसियत या उसके होने का मतलब ही समाप्त हो जाता है। कोई चीफ मिनिस्टर कह दे हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है संवैधानिक, ये रहस्योद्घाटन में आपके टेलीविजन के माध्यम से करना चाहता हूं कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ बिहार भवन में बैठा था और हमने टीवी पे सुना कि डॉक्टर साहब जो हैं वहाँ के, उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, गवर्नर बन गए। और नीतीश कुमार जी को बहुत बुरा लगा। हालांकि यद्यपि बाद में राजनाथ जी ने गृह मंत्री होने के नाते इसको अच्छा नहीं माना कि नहीं आपको तो सरकारी मतलब पूछ ही लेते तो क्या फर्क पड़ा, तो बना तो वो अपने ही आदमी को रहे हैं। नहीं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं फिर जिक्र कर रहा हूं। इनके साथ हमने सरकार या कमीशन बनवाया लड़ झगड़ करके, जिसकी रिकमेंडेशन है कि आप जो है मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करेंगे, आप थोप दीजिए अपनी बात। मतलब यू आर नॉट मीनिंग, इतनी भी कर्टसी आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म भी करें, मुख्यमंत्री को भी टेलीविजन इन्फॉर्म करा। नहीं, दिस इज नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और फिर मैं आपसे वही कह रहा हूं, ये उन्हीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घटनाएं घट रही हैं जो कमला जी को लेकर के रोज राष्ट्रपति के हैं या हम उनकी पार्टी के नेताओं के साथ यहां दिल्ली में आवाज उठाते थे कि नहीं ये गलत है। तो आप जो है सरकारी कमिश्नर की रिकमेंडेशन जो हमने लड़ झगड़ के कराई थी वो भी आपने एक तरफ रख दी। वो तो पानी में, वो तो सारी सरकारों ने पानी में फेंक दिया है उसको। सरकारी मेरा कहना है कि ये सरकार, वही बात है जब आप अपोजिशन में होते हैं तो मांग करते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, लेकिन इस सरकार से जो विशुद्ध गैर कांग्रेसी सरकार थी, जिसके संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, लोहिया तक भी, उनका मानना था कि गैर कांग्रेसी सरकारों का आचरण कांग्रेस सरकार से भिन्न होगा। पल पल क्षण क्षण वो भिन्नता अलग दिखनी चाहिए। यहां तो सिर्फ समानताएं दिख रही है बल्कि और खराबी दिख रही है। नहीं, उस आपने नरेंद्र मोदी की तुलना में तो कह दी। वैसे आप लोग भी लोहिया के अनुसार अब नहीं है जैसा लोहिया चाहते थे। आचार्य साहब, क्या ऐसा जो नीतीश कुमार ने जो कहा है, संक्षेप में बता दीजिए कि वो परामर्श से काम करे या पूछ ही ले, वो कटसी या शिष्टाचार केंद्र निभा दी तो क्या फर्क पड़ जाता है? बना तो वो अपने ही लोग रह रहे हैं ना। जब तक राज्य का कोई से नहीं है तो पूछने बताने से एक अहम की तुष्टि या शिष्टाचार के अलावा क्या फर्क पड़ता है सर? लेकिन कम से कम उनको तसल्ली होगी कि हमसे पूछा गया है। अब इस सिस्टम में तो वही हो सकता है। लेकिन जो सिस्टम की बात मैंने कही है
उस पर यही होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि गवर्नर को एक ही टर्म मिलना चाहिए, एक ही टर्म मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये राज्यपाल की संस्था जाएगी तब तो क्या पता चलेगा जी आप ही का नंबर आ जाए। ब्रेक के बाद हम कश्मीर पे चर्चा करेंगे, वहां की मीडिया पर लगे बैन की। सरकारें चलती हैं भरोसे पे, विश्वास पे, ट्रस्ट पे। जो एक मिसट्रस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, आज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, सर मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कश्मीरियों को पूरा ट्रस्ट था, मैं उस गलतफहमी में नहीं हूं, लेकिन शायद कहीं न कहीं किसी न किसी कॉर्नर में ट्रस्ट था, यकीन था, भरोसा था, लेकिन आज नहीं। मैंने परसों ही टेलीफोन मिलाकर उनसे यह कहा, मैंने कहा कि महबूबा जी मैं स्वयं आना चाहता हूं कश्मीर, और मैं कश्मीर के लोगों से मैं सीधा बातचीत करना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं। महबूबा जी ने मुझे सुझाव दिया यह बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा स्थिति सामान्य हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं दिल्ली आऊंगी और वहां पर आपके साथ बैठकर, कुछ अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और इसका कैसे यह डायलॉग प्रारंभ किया जाए, कैसे लोगों के साथ बातचीत प्रारंभ की जाए, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे स्थिति सामान्य होने के बाद कश्मीर के लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं, बल्कि अभी ही जाना चाहते थे, मगर मुख्यमंत्री ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने, कि हालात सामान्य होने तक रुक जाइए। गृहमंत्री ने एक तरफ लोगों से संवाद करने की बात के सभी के सुझावों का स्वागत किया, लेकिन यह भी साफ साफ कह दिया कि जनमत संग्रह का आइडिया पुराना पड़ चुका है, आजादी की बात भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा, बाकी बातें करने के लिए बिल्कुल तैयार है। राजनाथ सिंह ने वहां हुई हिंसा के बारे में बताया कि 43 नागरिकों की मौत हुई है, 1948 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से 1744 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस वक्त केवल 204 नागरिक अस्पताल में हैं। सुरक्षा बलों के भी 1671 जवान घायल हुए हैं, एक जवान शहीद हुआ है। हिंसा की कुल 560 घटनाएं हुई हैं, 25 प्रॉपर्टी में आग लगाई गई और 49 प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त किया गया है। कश्मीर ऑब्जर्वर, ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, डेली कश्मीर इमेजेस, कश्मीर टाइम्स, कश्मीर रीडर्स, ये जम्मू कश्मीर से छपने वाले अखबारों के नाम हैं, जिनके बारे में, ज्यादातर के बारे में आपके एंकर को भी नहीं पता था, जिन पर 2 दिनों से 3 दिन हो गए रोक लगा दी गई है। एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर का पहले बयान था कि यह बैन नहीं है, कर्फ्यू के जो आदेश हैं उन्हें ही लागू किया गया है, इन हालात में अखबारों का वितरण संभव नहीं है। पाकिस्तान ने काला दिवस मनाने की घोषणा की है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है, उन्होंने भी एक बयान दिया है, सुनिए। सर, टेलीविजन, मैं तो प्रेस की आजादी के हक में हूं। आज कश्मीर में प्रेस की आजादी नहीं है। प्रेस की आजादी होनी चाहिए, लेकिन प्रेस की आजादी देश की बर्बादी का भी तो बायस नहीं बनना चाहिए। चन्नू के बीच में भी दौड़ है, होड़ लगी है, कहीं से मुल्ला चार उठाए, कहीं से पंडित चार उठाए, कहीं आरएसएस के 4-5 उठाए, कहीं दूसरी संस्था जो बिल्कुल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है उसके उठाए और लड़ा दिए। ये तमाम चीजें भी कश्मीर में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस बात में भी दम है। 3 दिन से अखबार नहीं छपा है, वहां अब जाकर महबूबा मुफ्ती के सलाहकार अमिताभ मट्टू ने एनडीटीवी की बरखा दत्त से फोन पे दिए इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन है कि किसी स्थानीय अधिकारी ने प्रेस पर बैन लगाने का फैसला किया होगा। मुख्यमंत्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यकीन करती हैं और उनकी तरफ से ऐसा आदेश जारी होना नामुमकिन बात है। मुख्यमंत्री ने ऐसे किसी कदम की मंजूरी नहीं दी है। मौजूदा संकट समाप्त होने के बाद जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने अभी अभी बताया है कि एसपी बडगाम का ट्रांसफर हुआ है और शायद कारण इस बात के बताए जा रहे हैं कि उन्होंने मीडिया पर को गैग किया था, रोक लगाई थी। अनुराधा भसीन जामवाल जम्मू से हमारे साथ जुड़ रही हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं कश्मीर टाइम्स की। अनुराधा जी,
दो तरह के नईम अख्तर का पुराना बयान कि क्यों रोक लगाए, और अमिताभ मट्टू ने जो बरखा दत्त से कहा कि कोई स्थानीय अधिकारी ने लगा दिया होगा, हमें तो नहीं मालूम और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपनी तरफ से बताइए आप कि आपके अखबार में क्या हुआ, कि आपके अखबार पे भी रोक लगी है, और ये प्रक्रिया कौन लोग आए थे बताने के लिए कि अखबार अब नहीं छपेगा? देखिए, एक तो पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि ये मीडिया पे जो कर्ब्स हैं कश्मीर में अक्सर लगाए जाते हैं, और ये ख़ास तौर पे जब से मिलिटेंसी की शुरुआत हुई और उसके बाद से हुकूमत की तरफ से ज़ोर, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंटिमिडेशन, कभी जर्नलिस्ट को उठा के ले जाना, वो एक 90 का जो दशक था उसमें काफ़ी कुछ हुआ, और जो प्रेस वालों के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था, एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस और एक तरफ से मिलिटेंट्स का प्रेशर को कैसे रेजिस्ट करते। दूसरा, जब बाद में अब ये जो नया दौर आया है पिछले कुछ सालों में, तो 2010 में भी इसी तरह से कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो कर्फ्यू पासेस मीडिया को नहीं दिए गए और उनके जो अखबारें थी वो सर्कुलेट नहीं हो रही थी, उस वक्त भी बहुत सारी अखबारें प्रिंटिंग मटेरियल नहीं आने दे रहे थे। तो ये जो चीज़ें थी इनकी वजह से 2-2 हफ्ते अखबारें नहीं छपी थी, 2010 में भी और 2013 में भी। पर इस बार ये जो सख्ती है वो ज़्यादा नज़र आती है और बहुत ब्रेजन तरीके से नज़र आती है, क्योंकि आधी रात को जिस वक़्त अखबारें छप रही होती हैं, ये एक सोचा समझा प्लान है। आधी रात को जब अखबारें छप रही हैं, प्रेस के अंदर घुसना और प्रेस की प्रिंटिंग को रोकना, प्रिंटिंग का सामान उठा के सीज कर लेना, और वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ जिसका कोई लेना देना नहीं है न्यूज़पेपर में क्या कंटेंट छप रहा है या नहीं छप रहा है, उनको अरेस्ट करना और दूसरे दिन छोड़ना। और फिर एक पूरी तरह से प्लान था। और उसके बाद जो बाकी 1-2 अखबारों के साथ, जो कश्मीर टाइम्स के साथ और 1-2 और अखबारों की प्रिंटिंग प्रेसेस में गए और बाकी अखबारों के दफ्तरों से उनकी अखबारें ली, और मतलब जो धमकी वगैरह देके कि ये कोई अखबार नहीं छपेगी। और उसके बावजूद ये चीज़ें अगर हुकूमत की नोटिस में आई, उसी दिन आ गई उनके नोटिस में, उसके बाद भी अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग इट। कौन लोग आए थे? क्योंकि एक और आपके अखबार के संपादक का इंटरव्यू पुलिस के हाँ, कौन लोग आए थे? क्या अमिताभ मट्टू की बात सही है कि स्थानीय लोग आ सकते हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री नहीं जानती होंगी? तो 2 दिन हो गए, तो मुख्यमंत्री ने तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की और कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया मीडिया को कि आप अखबार, मीडिया वाले आए भी, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने वो डिविजनल कमिश्नर से भी मिले, उसके बावजूद कोई ऐसी उनको अश्योरेंस नहीं दी गई। ये हुकूमत की तरफ से एक अश्योरेंस आनी चाहिए थी ताकि मीडिया वाले फ्रीली अपने अखबार चला सकेंगे। ऐसे तो ये इंटिमिडेट करके और ये धमकियां देके उसके बाद आप पीछे हट जाएं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो बात नहीं बनती ना। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों की नज़र में जो राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग थी और आप लोग जो रिपोर्टिंग कर रही थी, या आपके फ्रेटर्निटी जो कश्मीर की जो मीडिया है, उसमें क्या बुनियादी अंतर थे, और क्यों अगर ये एक्शन ज़रूरी था देश हित में, तो राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग में ऐसा क्या था जिसको सरकार की बिल्कुल नजर नहीं जाती है या प्रशासन की नजर नहीं जाती है और कश्मीर की मीडिया पे नजर जाती है? आप लोगों की नजर में क्या अंतर रहा होगा, कुछ हमारे दर्शकों को आप बता सकती हैं? देखिए, राष्ट्रीय मीडिया में अक्सर कश्मीर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है, न्यूज़ के हवाले से, रिपोर्टाज के हवाले से। अगर रिपोर्टिंग होती है तो उसमें बहुत हद तक एक पर्सपेक्टिव जो होता है ऑफिशियल पर्सपेक्टिव आता है, और एक पर्सपेक्टिव होता है लोगों का। जो आप अगर कश्मीर की अखबार देख लें, आप किसी भी लीगल, एथिकल, मॉरल एस्पेक्ट से ज़्यादातर अखबारों में कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता, बट एक पीपल्स पर्सपेक्टिव होता है। और पीपल, जबकि लोगों पे इतना ज़्यादा इस किस्म का जुल्म हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं या इतने लोग मारे जा रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी आंखें चली गई हैं। 130 लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखों की बिनाई रोशनी खो चुके हैं। तो इस किस्म की जो स्टोरीज होती हैं ये नेशनल मीडिया में नहीं आती हैं। और ये कहाँ का नेशनल इंटरेस्ट है कि आप लोगों की हक की बात ना लिखें। जैसे आज तो राजनाथ सिंह ने जब राज्यसभा में देख लीजिए बाय एंड लार्ज जी आपकी बात से ख्याल आया कि राजनाथ सिंह जब घायलों की सूची बता रहे थे, संख्या कि सारे घायल छोड़ दिए गए हैं, सिर्फ 204 के करीब हैं, पर उन्होंने जिस पे सबसे ज्यादा मीडिया में चर्चा हुई कि आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसी संख्या का कोई जिक्र नहीं किया जिसकी संख्या का जिक्र आपने किया कि 130 लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो यही हमारे दर्शक अभी समझ सकते हैं कि ये दो अंतर है वहां की से रिपोर्टिंग होने वाली बात में और यहां से होने वाली रिपोर्टिंग की बात में। अगर कोई दर्शक हमारा, ज्यादातर लोग जो उत्तर भारत के हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि देश हित में जरूरी है कि वहां की मीडिया सिर्फ सेना की बात करे और या सरकारी पक्ष जिसे आप कहती हैं उसी की बात करे, क्योंकि इस वक्त मामला नाजुक है, तो ऐसे दर्शकों को एक पत्रकार के रूप में जो आप कश्मीर से रिपोर्ट कर रही हैं, आप कैसे संवाद करना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, एक डेमोक्रेसी में जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो सेंट्रल होती है। टेरिटरी सेंट्रल नहीं होती हैं। और टेरिटरी को लेके अगर आप कहें टेरिटरी को हमने पकड़ना है इसलिए हम जोर जबरदस्ती से ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, ये कश्मीर के लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या कहीं और के लोग हैं, हम इनको ऐसे जोर जबरदस्ती से बंदूक की जोर पे रख रहे हैं और ये नेशनल हित में है। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल नेशनल हित में नहीं है। ये डिस्कोर्स चेंज करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है हुकूमत को ही नहीं, सरकार को ही नहीं, देश की जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनको हट के सोचना पड़ेगा और एक इंसानियत के दायरे से सबसे पहले सोचना पड़ेगा। जब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं हो सकते, आप जमहूरियत की बात ही नहीं कर सकते। मुझे दो सवाल आपसे जल्दी जल्दी चाहिए कि एक तो वहां जो सामान्य पत्रकार हैं जो जिलों में रिपोर्टिंग करते हैं, जो जिलों से या गांवों से, कस्बों से स्ट्रिंगर हैं जो आप तक सूचनाएं भेजते हैं, उनकी क्या स्थिति है और क्या वो बेखौफ इलाकों में घूम रहे हैं, वहां से आपको सूचनाएं मिल रही हैं? और दूसरा, इन अखबारों के नहीं छपने से वहां समाज में आप क्या इस वक्त स्थिति देख रही हैं? देखिए, एक तो पहले ये जो कर्फ्यू लगा, इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, अक्सर हमारे जो पत्रकार हैं अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और बहुत सारे ये जो जिलों में हैं स्ट्रिंगर्स हैं, इनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, इनके फोन्स कईयों के काम नहीं कर रहे हैं। हम इनको कई दिनों से खुद नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये, और वो घूमने का सवाल, कुछ इलाकों में हो सकता है थोड़ी छूट हो, एक दो जगह पे वो जा पाते हैं, लेकिन या कुछ लोग डिफरेंट तरीकों से एसएमएस के जरिए, कुछ फोन कॉल करके एक दो बातें लिखा देते हैं। वो हमारे यहाँ पे जम्मू के हेडक्वार्टर में, वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ पे खबरें बनाई जाती हैं। तो डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगी कि ये जो बैन लगा, और मैं इसको पाबंदी कहूंगी, जो मीडिया पे लगाई गई है, ये इसकी दो वजूहात हो सकते हैं। एक तो है आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, आप इल एडवाइज्ड हैं, और आप एक पैरानॉइड होके आप कश्मीर के हवाले से आप सिचुएशन को देख रहे हैं और इतने ज्यादा पैरानॉइड हो गए, आप अपने साये से डर रहे हैं, इसलिए आपने बैन लगा दिया, इल एडवाइज्ड। उस सूरत में आपका जो र्यूमर मॉन्गरिंग है उसको खुली छूट मिल जाती है। एक प्रोफेशनल मीडिया का जितना मर्जी बायस हो, एट द एंड ऑफ द डे वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से फंक्शन करता है, एक विद इन अ सर्टेन सिस्टम वर्क करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, वो चाहे एसएमएस के थ्रू होगी या कुछ भी हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त होता तो मैं दर्शकों को बताता कि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त होता तो मैं आप दर्शकों को बताता कि वियतनाम वॉर के समय चाहूंगी कि जी बिल्कुल ही समय नहीं है कि उस वक्त अमेरिकी मीडिया क्या लिख रहा था और अमेरिका के हुक्मरान क्या कह रहे थे और अंत में कौन ज्यादा सही साबित हुआ। आप देख रहे थे प्राइम टाइम्स। नमस्कार।